सो स्टूडेंट्स, आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, NCERT बुक के थ्रू हम चले गए, है ना। इस बुक में पॉइंट नंबर 14.8 पर है ये टॉपिक। नंबर कितना है ये? 14.8। इसमें दो टॉपिक कवर करेंगे हम एक आज। पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। ये बहुत छोटा टॉपिक है ना, 7-8-10 मिनट का, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हम, है ना। ऑलरेडी हमको इसके कंसेप्ट पता है कि किस तरह से एक स्प्रिंग पर मास लगाया जाएगा और उस मास को हम जो है तो एक डायरेक्शन में पुल करेंगे या मीन पोजीशन की तरफ पुश करेंगे तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा और उससे वो ब्लॉक, वो मास और स्प्रिंग दोनों ही क्या करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। ये इजी टॉपिक है। लेकिन दूसरा टॉपिक जो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है तो आते हैं, वो वाला टॉपिक भी आज कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम, इसी वीडियो में आगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते पे, है ना। ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की वजह से होने वाला ऑसिलेशन या स्प्रिंग के इंटरनल फोर्स की वजह से होने वाला ऑसिलेशन। देखो बहुत सिंपल एक सेटअप है कुछ इस तरह से। ये एक स्मूथ सरफेस है, ये क्या है? स्मूथ सरफेस। मैंने इस सरफेस पर क्या किया? एक इस तरह से ब्लॉक, M मास का ब्लॉक यहाँ पर जो है तो रख दिया इस तरह से। ओके, हमने इसका जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन उसको जीरो कंसिडर किया है या निग्लिजिबल कंसिडर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सी बार जो है तो जैसे ये क्वेश्चन आता है इसमें बोलता है जीरो फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन निग्लिजिबल है या फ्रिक्शन लेस। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता? फ्रिक्शन लेस, है ना। ये फ्रिक्शन लेस है, सरफेस भी फ्रिक्शन लेस है। जहां पर ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में आया है, दोनों भी एक दूसरे के लिए क्या है? फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस ब्लॉक को यहां से एक स्प्रिंग के साथ ऐसे अटैच करेंगे। एक स्प्रिंग के साथ क्या किया हमने? इसको अटैच कर दिया। ठीक है, स्प्रिंग अटैच हो गया, ब्लॉक हो गया। अब ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, इसमें कुछ भी काम अभी हो नहीं रहा। अब हम क्या करने वाले हैं? इस ब्लॉक को, इस मास को लेफ्ट साइड या राइट साइड, जहां आपकी मर्जी हो, जहां आपकी मर्जी हो, आप लेफ्ट साइड इसको ले जाएंगे तो स्प्रिंग एलोंगेट होगा। आप राइट साइड इसको पुश करेंगे इधर की तरफ, सॉरी हाँ, राइट साइड ले जाएंगे तो स्प्रिंग एलोंगेट होगा। इधर की तरफ जाएंगे तो स्प्रिंग एलोंगेट होगा। इस तरफ इसको अगर पुश करेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। दोनों ही केसेस में, चाहे आप एलोंगेट करो स्प्रिंग को, चाहे कंप्रेस करो, स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, मैं थोड़ा ये रफ कर देता हूं। चलो देखो आगे। हाँ, मान लो अगली केस में मैं वो डायग्राम अगली केस की यहाँ बनाऊंगा। आपने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा इस तरफ जो है तो खींच लिया और आप स्प्रिंग को ले आए, सॉरी ब्लॉक को ले आए यहाँ पर। ब्लॉक को आप यहाँ पर लेकर आ गए। ब्लॉक छोटा बड़ा बन गया है शायद। हाँ, तुम बोलेंगे सर बालिकी का ब्लॉक कहाँ गया? चलो, पहले इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ था। अब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कुछ यहाँ पर है। इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया x ब्लॉक का। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इतना इधर हो गया, तो जाहिर सी बात है जब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऑब्वियसली स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। स्प्रिंग क्या हो जाएगा? एलोंगेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। और स्प्रिंग क्या करने वाला है? अपने अंदर एक फोर्स जनरेट करेगा। अपने अंदर क्या जनरेट करेगा? एक फोर्स जनरेट करेगा जो कि पीछे की डायरेक्शन में लगेगी। जब तक आप ब्लॉक को पकड़ के रखोगे, जब तक आपने ब्लॉक को ऐसे पकड़ के रखा है, जब तक ब्लॉक आपके पास ऐसे रहेगा, आप ब्लॉक को पकड़ के रखिए, तब तक ये इसके अंदर फोर्स वो रहेगा। इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। और जैसे ही आप इस ब्लॉक को छोड़ेंगे, ये फोर्स इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक को खींचेगा, इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक को पुल करेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग चाहता है अपने मेन पोजीशन पे वापस आ जाए। स्प्रिंग नहीं चाहता कि वो ऐसे जो तो तना हुआ रहे, है ना। वो स्प्रिंग चाहता है कि अपने मेन पोजीशन पे वापस आ जाए, तो मेन पोजीशन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मेन पोजीशन तो ये थी ब्लॉक की, स्प्रिंग का एंड यहाँ पर हुआ था, स्प्रिंग की ये मेन पोजीशन है। लेकिन होगा क्या इसके बाद कि जब स्प्रिंग इधर की तरफ ब्लॉक आएगा तो क्योंकि ब्लॉक का इनर्शिया भी है,
ऐसा थोड़ी ना है कि ब्लॉक आएगा और बस यहाँ आके रुक जाएगा, बस आया यहाँ आके रुक गया, बस यहीं से तो ले गए थे मेरे को उधर, अब मैं यहीं आके रुक जाऊँगा। नहीं, ब्लॉक का अपना एक इनर्शिया भी है, मास है उसके साथ, है ना। तो ब्लॉक सीधे इधर की तरफ मोशन कर जाएगा और थर्ड कंडीशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। मैं देख लूँ कैमरे में नीचे की कंडीशन दिखाई देगी क्या? हाँ, नहीं दिखाई देंगी शायद, इसलिए मैं उसको वो थर्ड कंडीशन को मैं साइड में बना लेता हूँ। ओके, मैं थर्ड कंडीशन को साइड में बना लूँगा। थर्ड कंडीशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ब्लॉक ऐसे ऊपर बनाना बेहतर रहेगा, आई थिंक समझाने के लिए इजी आएगा। थर्ड कंडीशन कुछ ऐसे रहेगी, ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा, अभी मैं बहुत अच्छे से आपको ये बताऊंगा किस तरह से हो रहा है सेंटर ब्लॉक का ये। ओके, थोड़ा अलग अलग हो गया डिस्प्लेसमेंट, कोई बात नहीं, एक्स नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ देखो आप, ब्लॉक कुछ इस तरह से आ जाएगा इधर। अब सेंटर ब्लॉक का यहाँ पर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। अब डिस्प्लेसमेंट किधर की डायरेक्शन में? वो अंदर की तरफ। अब इस केस में स्प्रिंग क्या है? इस केस में स्प्रिंग है बहुत ज़्यादा कंप्रेस, कुछ इस तरह से। बहुत ईजी है समझने के लिए, बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है समझने के लिए। आप देखो, ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन की बताती है, ये जो सेंटर है ना, सेंटर बता रहे हैं ब्लॉक का, मीन पोजीशन बता रहे हैं, ब्लॉक का सेंटर बता रही लाइन। आराम से समझो, मैंने क्या किया, ये स्टेशनरी पोजीशन थी, ये रुका हुआ स्टेडी था ब्लॉक, उसको खींचकर यहाँ तक लाया। जैसे मैं इस ब्लॉक को छोड़ने वाला हूँ, ब्लॉक सीधे इधर की तरफ मोशन करेगा, फोर्स इधर जनरेट होता और वो मीन पोजीशन पे आएगा आएगा आएगा, यहाँ तक आएगा मीन पोजीशन पे, यहाँ रुकेगा नहीं, वो और अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा यहाँ तक। लेकिन जब ब्लॉक यहाँ से आगे इधर बढ़ रहा होगा, याद रखो, जब ब्लॉक यहाँ तक बढ़ गया है, इसके बाद जब ब्लॉक इधर की डायरेक्शन में मूव करेगा, उस टाइम पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब फोर्स वापस की डायरेक्शन में लगी, अब फोर्स किधर लगेगा? पीछे की डायरेक्शन में वापस। इस केस में फोर्स की डायरेक्शन इधर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन इस तरफ थी, एक्स इधर की डायरेक्शन में था, तो फोर्स की डायरेक्शन वापस की हुई थी। समझ में आ रहा बात आपको? फोर्स की डायरेक्शन हमेशा हमेशा ही मीन पोजीशन की तरफ होती है। जब ब्लॉक मीन पोजीशन से इधर गया था, दूर राइट में गया था, फोर्स उसको लेफ्ट में पुल कर रहा था, भाई मीन पर आ जा। ब्लॉक मीन पर नहीं आया, थोड़ा इधर चला गया। जब ब्लॉक यहां पर था, फोर्स उसको राइट में पुल कर रहा था क्योंकि यहां से राइट में मीन पोजीशन है। तो ब्लॉक कहां पर है देखना है। ब्लॉक अगर मीन से राइट में है तो उसको इधर खींचेगी, अगर लेफ्ट में है तो उसको इधर खींचेगी फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। ओके, कोई इसमें डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमने ऑलरेडी जो तो पिछले लेक्चर में शायद उसके लिए फॉर्मूले निकाल लिए हैं, हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में उसके लिए फॉर्मूले, तो पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी इसके लिए फॉर्मूले देखे हैं। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा, ये समझो। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। देखो जितना ज्यादा, अब जनरली सोचो ना, अब जनरली सोचो, आपने एक स्प्रिंग को क्या किए, ऐसे लिए और थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, स्प्रिंग वापस आके ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। अब स्प्रिंग को लिए, अब थोड़ा ज्यादा खींच के छोड़े, स्प्रिंग और स्पीड से ऑक्सीलेट करेगा। तीसरी बार आपने स्प्रिंग को लिया और बहुत ज्यादा इलॉन्गेट करके छोड़ा, तो जैसे जैसे पता चल रहा है कि आप जितना ज्यादा स्प्रिंग को इलॉन्गेट कर रहे हैं, उतनी ज्यादा स्पीड से स्प्रिंग पीछे वापस आ रहा है, उतनी ज्यादा फोर्स से स्प्रिंग पीछे वापस आ रहा है। तो फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। ठीक है, तो यहां तक आपको बातें सब क्लियर है, सब समझ में आ रही है ना? कुछ डाउट नहीं है, मुझे तो लगता है नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। ब्लॉक को इधर पुल करो, ब्लॉक वापस आएगा, पुश रहेगा तो इधर मीन पोजीशन की तरफ ब्लॉक पे फोर्स लगेगी। फोर्स किधर लगेगी? मीन पोजीशन की तरफ। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रहेगी। ये माइनस का साइन अभी छोड़ दो, अभी एक्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। जितना ज्यादा ब्लॉक को खींचा जाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रेच किया जाएगा, उतनी ज्यादा फोर्स से ब्लॉक वापस आने वाला है। ओके, माइनस का साइन क्यों? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। पहले ये वाली केस हमने डिस्प्लेस किए थे, इधर फोर्स लगा था वापस। इस वाले केस में हमने डिस्प्लेस किए अंदर की तरफ, मीन से फोर्स लगा वापस। तो फोर्स F and X are oppositely directed,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड है। याद रखना, रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है, इसी को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, अपनी वापस अपने जैसा था वैसा करने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है उसको रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स हर केस में ये इंटरनल फोर्स है बॉडी की, ये बॉडी की इंटरनल है, बॉडी खुद लगा रही है। यहाँ कौन सी बॉडी लगा रही है? यहाँ स्प्रिंग लगा रहा है। यहाँ स्प्रिंग को खींचा गया तो स्प्रिंग स्ट्रेच फील कर रहा था, जैसे ही ब्लॉक को छोड़े तो स्प्रिंग ने वापस फोर्स लगाया अपनी हालत में आने के लिए वापस। तो इसलिए इस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। बहुत सारे केसेस में जब आप सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ते हैं, यंग्स मॉडुलस वगैरह, तब रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ते हैं। अभी आप इसको पढ़ते हैं फोर्स इन एसएचएम, है ना, फोर्स इन एसएचएम बोलते हैं, लेकिन ये एक किस्म की रीस्टोरिंग फोर्स ही है। ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, माइनस क्यू, क्योंकि F एंड X आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अब देखो यहाँ का प्रोपोर्शनल, इसका साइन हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आने वाला है यहाँ क्या आने वाला है? एक कांस्टेंट आने वाला है, वो कांस्टेंट रहेगा K। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये K पर कॉन्सेंट्रेट करो, K है फोर्स कांस्टेंट, बहुत सी बुक में उसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। चलो स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेते हैं, फोर्स कांस्टेंट जो भी मान ले, लेकिन K कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट है, याद रखना कभी, K इज अ कांस्टेंट, ओके, जिसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देंगे। क्या है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में 2-3 जगह पर स्प्रिंग कांस्टेंट नाम दिया गया, इसलिए मैं स्प्रिंग कांस्टेंट लिख देता हूँ। अच्छा, K किससे रिलेटेड है? तो मास और एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। गौर से देखो, K का फॉर्मूला होता है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। m इज अ मास और ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद रखना, जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, ऑसिलेशन करती है, तब उस बॉडी में फ्रीक्वेंसी तो होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म इन 1 सेकंड, कि बॉडी 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रही है, वो है फ्रीक्वेंसी। वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हो गया ओमेगा एक्सप्लेन। ये था m आपका, तो ये। अच्छा, यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है K/m। अरे भाई, ये फिर से दिख रहा क्या नहीं दिख रहा है? हाँ, ये तो लास्ट स्टेप पर दिख रहा है। ठीक है, तो बुक में दिया गया है आपके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू K/m, और ओमेगा की वैल्यू होगी फिर रूट ऑफ K/m। मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि वो दिखाए। यहां पर आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं इस टॉपिक को, कि ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की वजह से होने वाला ऑसिलेशन जो होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। रीस्टोरिंग फोर्स कैसा फोर्स है? जब जब मीन पोजीशन से दूर जाना चाहेगा, स्प्रिंग को एलोंगेट किया जाएगा या स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाएगा, दोनों ही केसेस में स्प्रिंग का जो रहेगा, स्प्रिंग जो रहेगा वो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगाएगा, ब्लॉक को मीन पोजीशन की तरफ कभी पुल करेगा कभी पुश करेगा। ये केस में पुल कर रहा है, इस केस में पुश कर रहा है। तो फोर्स जो लगा रहा है ये रीस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा, उतना ज़्यादा क्या लगाने वाला है? वो फोर्स लगाने वाला है। उसके बाद आ जाओ कि जब प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो क्या आएगा? इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड किन चीज़ों पे करता है? स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है मटेरियल पर, कि स्प्रिंग कौन से मटेरियल से बना हुआ है, दूसरा कि स्प्रिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तीसरा कि स्प्रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, स्प्रिंग का रेडियस, हाँ, वायर का नहीं, चौथा वायर का रेडियस कितना है ना। तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट। मास कितना है उसका, क्योंकि K/m, m भी है ना मास, स्प्रिंग का मास कितना है, कौन से मटेरियल से बना हुआ है ना, रेडियस कितना है स्प्रिंग का, वायर का रेडियस कैसा है, मटेरियल का मास कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए गए हैं, कितनी लेंथ है वायर की, सारी चीज़ों पे एक दूसरे, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड ही तो है, तो इन पर डिपेंड करेगा K कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड करें। जनरली बुक में क्या बोलते हैं? डिपेंड ऑन मटेरियल, लेकिन मटेरियल में भी दो अलग अलग है ना। अब 2 स्प्रिंग बनाता हूँ मैं सेम मटेरियल से, एक स्प्रिंग ऐसा बनाया मैंने सेम मटेरियल से, और एक स्प्रिंग कुछ इस तरह से बनाया मैं सेम मटेरियल से, दोनों अलग अलग है। नंबर ऑफ टर्न्स का में इसमें ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उनका कांस्टेंट अलग अलग हो जाएगा। ओके, और एक बात है उसके रेडियस बढ़ा दो, रेडियस कम कर दो स्प्रिंग का। तो यहाँ पर ये टॉपिक हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डाउट दिक्कत आई थिंक नहीं होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलो रफ कर दो इसको, टाइम है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लेना अपने पॉज करके।
रफ कर रहा हूँ मैं इसको। अब अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब मैं इसको भी रफ कर देता हूँ ताकि मुझे सिंपल पेंडुलम पढ़ाने में आसानी हो। हमारा यही चल रहा है सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम। अच्छा बच्चों, इसका नंबर क्या है? 14.82 नंबर होगा शायद बुक में आपके, 8.2 आपकी NCERT की बुक में जब जाएगी आप तो 14.8.2 बिल्कुल सही बात है, 14.8.2। ओके, चलो बढ़ेगी आप सिंपल पेंडुलम की तरफ। एरिया चाहिए ज़्यादा हमको, इसलिए हम कर रहे हैं रफ। एरिया एरिया एरिया, सिंपल SIMPLE, सिंपल पेंडुलम। अच्छा देखो, पेंडुलम किसे कहते हैं और यहाँ पर आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है मैं आपको आराम से समझाऊंगा। मान लो ये पेन है, ये पेन, मैंने क्या किया, इस पेन का ये वाला एंड दिख रहा है, यहाँ पर एक होल किया और इधर से इस साइड जो है तो एक स्क्रू बोलो, एक वायर, एक थ्रेड, कुछ भी जो था ऐसे लगा दिया और फिर इसको जो तो ऐसे 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 से मोशन कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे से, है ना। तो जब ऐसे मोशन होगी, तो जब ऐसे मोशन होगी, ऐसे देख लो, गौर से देख लो इस मोशन को, ऐसे ये मोशन कर रहा है ना, फ्रीली मान लो ऐसे, ये देखो ये मोशन। तो ये वाली मोशन क्या कहलाती है? पेंडुलम की मोशन है ना। और ये ऑसिलेशन भी है, ये वायर बार बार ऑसिलेशन भी है ये, ठीक है। ऑसिलेशन कैसे है मैं यहाँ पर डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। मैं अभी सिंपल पेंडुलम की तरफ नहीं गया हूँ, मैं आपको पेंडुलम की मोशन समझा रहा हूँ किस तरह से ऑसिलेशन होती है। मान लो ये कोई रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर आपने एक थ्रेड लगा दिया, थ्रेड से इस तरह से आपने एक रॉड ले ली और रॉड को लेकर आप ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने वाले रॉड को लेकर इधर गए तो रॉड कुछ ऐसे ये पोजीशन पर जाएगी, यहाँ से फिर इधर आएगी, यहाँ से इधर जाएगी। ऐसे अगर पेन से बता दूँ आपको तो कुछ इस तरह से ऑसिलेशन होंगे, ठीक है। जिसकी मीन पोजीशन रे रहने वाली है, मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम रहेगी और इधर वाली निगेटिव एक्सट्रीम रहेगी। इसे कहते हैं पेंडुलम की मोशन। क्या कहते हैं इसको? पेंडुलम की मोशन। अब सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं या आइडियल सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं वो समझेंगे। देखो, आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए अलग अलग बुक में अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, लेकिन उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आइडियल सिंपल पेंडुलम उसे कहते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट है, उस रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड लगाया गया है और थ्रेड से एक BOB बॉब, सिंपली एक सॉलिड स्फेयर, सिंपली एक सॉलिड स्फेयर है ये, है ना। जैसे ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज है ना, ऑरेंज हम खाते हैं, संतरा ऑरेंज, वो बस उसको सॉलिड स्फेयर बोलते हैं। ये एक थ्रेड से लगा दिया गया है बस। और अब ये जो थ्रेड है इसकी क्या क्या चीज़ें बताएगी, ये स्ट्रेचेबल नहीं है, ये स्ट्रेच नहीं होगी थ्रेड, है ना। दूसरा, ये मासलेस रहेगी, यानी कि इसका मासलेस का बहुत वो कंसेप्ट है कि बच्चे बोलते सर मासलेस कैसा, कुछ तो मास होता है ना, थ्रेड का मास तो होगा ही। मासलेस मीन्स व्हाट? पहले तो ये स्ट्रेचेबल नहीं रहेगी, याद रखना। ये थ्रेड ऐसी है कि उस पर जब नीचे ये बॉब लगाया गया, इस बॉब का मास अच्छा खासा हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है ना, 700 ग्राम हो सकता है, 750 ग्राम हो सकता है, अच्छा खासा इसका मास हो सकता है, या 1 kg भी हो सकता है। कितना हो सकता है? 1 kg। अब जितना ज़्यादा मास लेंगे उतने उस हिसाब से आपको थ्रेड एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो थ्रेड है आइडियल सिंपल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम में SP, ये जो थ्रेड है ये पहले तो है इनएक्सटेंसिबल, यानी कि एक्सटेंस नहीं होती है, मतलब सिंपली स्ट्रेचेबल नहीं। इंग्लिश थोड़ी अपनी हाथ पे है तो उसमें थोड़ा वर्ड को आपने समझ लेना, हाँ, भावनाओं को समझो। तो ये जो थ्रेड है ये एक्सटेंड नहीं होगी। दूसरी बात, ये मासलेस रहेगी। मासलेस मीन्स इसका कुछ भी मास नहीं होगा ऐसा नहीं है, इसका मास तो होने ही वाला है। लेकिन मासलेस क्यों कंसिडर करते हैं इसको, ये कंसेप्ट समझ लो। मासलेस इसलिए कंसिडर किया जाता है कि ये जो बॉब है इसके मुकाबले, इसके कंपेयर में इसका मास बहुत कम होता है। मान लो अगर बॉब 500 ग्राम की है तो ये 3 से 4 ग्राम की, 3 ग्राम की होगी। अगर बॉब 1 किलोग्राम की है तो ये 5 ग्राम से 7 ग्राम का धागा होगा। तो इतना छोटा धागा इसके मुकाबले बहुत कम है ना,
बहुत कम है, निग्लिजिबल है, तो इसलिए इसका मास निग्लिजिबल होता है, मासलेस नहीं होता है, लेकिन उसको मासलेस कंसिडर करते हैं हम। उसको क्या कंसिडर करते हैं हम? मासलेस कंसिडर करते हैं, याद रखना इस बात को। ओके, मासलेस का मतलब क्या है कि बॉब के या ये स्फीयर जो लगा हुआ है उसको जो ऑसिलेट करने वाला है उसके कंपेयर में थ्रेड का मास बहुत कम होने वाला है, बहुत निग्लिजिबल होने वाला है, इसलिए उसको मासलेस कंसिडर किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी मोशन। अब क्या कंसिडर करते हैं हम इसकी मोशन? यहाँ से बहुत सारे लॉज बनेंगे, उसके टाइम पीरियड का लॉ बनेगा, उसमें इनर्शिया कैसे होता है, उस पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगती है, एंगल कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो इसका सेंटर देख लेते कहाँ पर है। अब क्योंकि ये स्फीयर है तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास। याद रखना सेंटर ऑफ मास। इसकी लेंथ जो है स्मॉल एल ले लो, और ये जो रेडियस है इसको मैं आर कह देता हूँ, तो कैपिटल एल होगा स्मॉल एल प्लस आर। ये कंसेप्ट याद रखो। ओके, देखो धागा जो था, थ्रेड जो था, उसकी लेंथ थी स्मॉल एल, थ्रेड बंधा हुआ था यहाँ पर स्फीयर से, और स्फीयर का रेडियस है आर, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का आ रहा है यहाँ पर, तो पूरी यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ मास तक की लेंथ होगी स्मॉल एल प्लस आर। तो कैपिटल एल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम वो होती है रिजिड सपोर्ट से तो सेंटर ऑफ मास तक। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होती है? रिजिड सपोर्ट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक होती है। ओके, चलो एक और बात क्लियर होगी आपकी, लेंथ कैसी लेंगे आप? रिजिड सपोर्ट से लेंगे सेंटर ऑफ मास तक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको ऑसिलेट करेंगे। ये रफ कर दूं कि साइड में बना लूँ? साइड में डायग्राम बना लेंगे, चलो कोई बात नहीं, बना लेते। बोलना सर बना लो। रिजिड सपोर्ट को ऐसे बताया था बुक में, मैं भी ऐसे ही बताऊंगा क्योंकि मैं अलग से तो चलने वाला है नहीं। और अब मैं इसको इधर की तरफ ले जाऊंगा, यहाँ से इधर की तरफ मोशन करते हुए ऐसे। हाँ, ये सेंटर थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है, लेकर चला गया मैंने सेंटर ऑफ मास यहाँ था। एंगल थीटा बन गया, एंगल कितना बन गया? थीटा। सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेविटी काम करना होता है। उसको हम ऐसे यहाँ से, ऐसे था स्टेशनरी, हो जब स्टेशनरी था तब थीटा कितना था? थीटा था 0 डिग्री। थीटा कितना था? 0 डिग्री। वेलोसिटी भी थी 0, फोर्स भी था 0, सब कुछ 0 था क्योंकि वो स्टेशनरी है ना। फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन का फोर्स 0 था। याद रखना, नीचे तो mg लग रहा है, डाउनवर्ड तो mg लग रहा है, उसका mg किधर लगता है? डाउनवर्ड। समझ लेना आराम से। ओके, अब हमने क्या किए, उसको ऐसे ले जाकर यहाँ पर रोक दिए। मैंने अभी पकड़ा, उसको छोड़ा नहीं, अब छोड़ने वाला हूँ। जब मैं इसको छोड़ूंगा तब ये वापस इस डायरेक्शन में आएगा यहाँ पर, और यहाँ आके रुक जाएगा, डायरेक्टली रुक जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स वापस भी तो जाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे, फिर यहाँ पर जाएगा। ओके, ऐसे फिर वापस से यही काम वो अपना कंटिन्यू करेगा। ओके, अब देखो क्या होने वाला है। जब इस पोजीशन पर था वो, तो उसका वेट किधर लग रहा था? mg डाउनवर्ड। ये एंगल थीटा है, तो अगर हम इस थ्रेड से आगे एक लाइन खींच दे तो ये भी एंगल कितना होगा? सॉरी, ये स्फीयर कट जा रहा है, ये भी एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अब क्योंकि इधर थीटा बन रहा है तो हम इसको कहेंगे mg cos थीटा, और उसके 90 पर होगा mg sin थीटा। हाँ देखो, मिल गया आपको, फोर्स मिल गया आपको, F मिल गया आपको। देखो फोर्स किधर लगता है? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। ब्लॉक जब ऐसे जाकर यहाँ पर था, उसको मीन पोजीशन पर एक फोर्स खींच रहा था। अब क्योंकि हम उसको कोई मार रहे नहीं, पुश नहीं कर रहे, उसके हाल पर छोड़ दिए। ऐसे लिए एक बार, ऐसे करे, सॉरी उधर लिया ना मैंने, ऐसे करे, छोड़ना है, उसको ढकेलना भी नहीं है, पुश थोड़ी भी फोर्स नहीं लगानी, छोड़ दिए। जब छोड़ दिया गया तो वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से काम कर रहा है। अब जो ऑसिलेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। वो इस कंडीशन में उसका वेट mg डाउनवर्ड था, तो वेट के कंपोनेंट दो तरफ चले गए, कंपोनेंट थोड़े रॉन्ग जा रहे हैं, हम बना लेंगे राइट। चलो ये हो गया mg cos, और उसके 90 पर हो गया आपका mg sin थीटा, और mg sin थीटा और फोर्स की डायरेक्शन एक ही तरफ है। इसका मतलब फोर्स यही हो जाता है आपका mg sin थीटा। फोर्स ये mg sin थीटा के बराबर है, मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से नहीं, मैग्नीट्यूड से। डायरेक्शन ये माइनस साइन इसीलिए तो लगा ना,
मैं बना देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने F इक्वल टू mg साइन थीटा लिखा, आप कमेंट कर दोगे अरे तुम गलत लिखा रहे। माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है। थीटा उधर बढ़ता है, फोर्स वापस लगता है, थीटा उधर बढ़ेगा, फोर्स वापस लगेगा। ओके, तो थीटा किधर बढ़ता है? इस डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लगता है? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये फोर्स ये होगा माइनस mg साइन थीटा। यहाँ तक सही है। अब चलो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इनिशियल पोजीशन पे टेंशन भी जीरो होता, टेंशन होता था mg, यहाँ पर टेंशन क्या होगा? t, टेंशन t ऊपर लग रहा है स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर t क्या होगा? mg cos थीटा। तो t उस केस की बात करें तो t इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, f इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। इस केस की बात करें तो t इज इक्वल टू mg, थीटा 0, वेलोसिटी 0, फोर्स 0। ओके, चलो अब ये पेंडुलम के हम NCERT की बुक की डेरिवेशन की तरफ बढ़ते, और कैसे NCERT वाले ने जो तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मेथड से जाकर जो तो सॉल्व किया है, उसमें टॉर्क किस तरह से लगाया, इनर्शिया किस तरह से बताया, अब उस डायरेक्शन में जाके सॉल्व करते हैं। यहाँ तक सब ठीक है। लेंथ याद रखना, लेंथ अगर लेगे तो सेंटर ऑफ मास से नहीं होगी। रफ कर रहा हूँ इसको। अब आपने टॉर्क तो पढ़ा होगा, आपने टॉर्क पढ़ा होगा कि टॉर्क क्या होता है? F इंटू आर, F इंटू आर। अब एक ही डायग्राम बनी कुछ इस तरह से, डायग्राम के अपने पुराने लाले हैं। चलो यहाँ पर आप आगे थे। अब सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम क्या है। तो ये बॉब है, ये भी बॉब है आपका, ये ऐसे ऑसिलेट करने वाला इधर वाला मैं बना नहीं रहा हूँ। ये लेंथ है L। अब L मतलब समझ जाना, लेंथ ऑफ द थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ द स्फीयर के केस में। अब मैं आगे अलग अलग केसेस में आपको बताऊंगा। और ओके, तो ये थी L। अच्छा, आपको पता है कि जब एक इस तरह से मास, ऐसा एक मास है जो इस थ्रेड से बंधा हुआ है और वो ऐसे सर्कुलरली मोशन करता है ना, यहाँ पर आपने हाथ में पकड़ के इस मास को आप रोटेट करा रहे हो ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mr²। और ये था r, ये थ्रेड क्या था? r। मान लो थ्रेड का कोई मास निग्लिजिबल है, अपने केस में भी थ्रेड का मास निग्लिजिबल था, हमारे केस में भी थ्रेड का मास क्या था? निग्लिजिबल था। तो पूरा मास किसका लेते हैं हम? बॉब का, और r लेते हैं। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम केस है ना, सिर्फ फर्क इतना है कि पूरा रोटेट कर रहा है, हम इतना रोटेट करा रहे हैं ऐसे, यहाँ से इतने के लिए, ये इतने के लिए रोटेट ही हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए। भाई यहाँ से लेकर इस जगह तक के लिए रोटेशन ही तो हो रहा है ना। अगर यहाँ से इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन माने तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये है r, ये है मास, ऐसे रोटेट ही तो हो रहा है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है ml²। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। आगे बढ़ते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला है F इंटू आर। टॉर्क का फॉर्मूला है F इंटू आर। समझ में आ रहा है आप लोगों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ले रहा हूँ मैं? इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ रहा हूँ। ये बॉब है, ये यहाँ से ऐसे रोटेट हो रहा है, फिर यहाँ से इधर रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन भी तो हुआ इसका, अगर यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर किए तो ये जो केस था इसको मैंने यहाँ रिलेट किया, तो I इज इक्वल टू ml² मिला। क्यों मिला? वैसे तो ये भी मास कंसिडर होना चाहिए था, लेकिन मास निग्लिजिबल है, तो ओनली ये मास और उस मास की पोजीशन कितनी दूर पर है? L, तो L का स्क्वायर। टॉर्क होता है F इंटू आर। हाँ, आपको अब तो और इजी हो गया। R क्या है हमारा? L, तो टॉर्क हो गया माइनस, और F क्या है? mg साइन थीटा, माइनस mg साइन ऑफ थीटा इंटू L। ये L है, बुक में ये L पीछे लिखा गया है, बस बुक में इस L को क्या किया गया है? पीछे लिखे गया, माइनस L mg साइन थीटा लिखा गया है। तो टॉर्क को इस तरह लिखता हूँ, माइनस L mg साइन ऑफ थीटा। कोई बात नहीं, एक ही बात है ना, इस पर लगने वाला टॉर्क। अच्छा, टाउ का फॉर्मूला F इंटू आर है, और एक और फॉर्मूला है टॉर्क का I इंटू अल्फा। टॉर्क ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा अगर, तो आगे कुछ इस तरह से हो जाएगा केस। ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ रखूंगा, तो I इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस L mg
साइन ऑफ थीटा, और ये आई गएगा डिवाइड में, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल एम जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आई। ओके, यहाँ तक के लिए ठीक है। अब हम आगे का केस पढ़ेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा को थीटा कब लेते हैं, साइन थीटा को थीटा हम कब पुट कर सकते, वो वाला केस कॉन्सेंट्रेट करो। ये बहुत इजी था, है ना भाई। ये पूरा मास यहाँ पर है, इसका मास निग्लिजिबल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² ही होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होता है, अगर एक बॉब यहाँ पर ही रोटेट कर रहा है तो होता है mr², तो वैसे ही जो होता है ml² हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, तो यहाँ से यहाँ l। ओके, टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू फोर्स। इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर देखो गौर से, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में। इसका आर किधर है, ये डायरेक्शन में, तो ये F इंटू आर है ना, मालूम है ना आपको भाई। वेक्टर प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, टॉर्क। टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट एफ आर साइन थीटा। टॉर्क क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है एफ आर साइन थीटा, वही तो मिला टॉर्क। ये एफ क्या है आपका, एम जी साइन थीटा, और आर क्या है आपका, एल, है ना। तो एफ आर साइन थीटा पूरा ये टॉर्क होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। टाउ इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, एफ क्रॉस आर, यानी कि आर एफ और टाउ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते कुछ इस तरह से। अगर इधर आर रहा, इधर एफ की डायरेक्शन है, इधर आर की, तो टाउ की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होती है। ओके, क्लियर होगी बात। ये टाउ क्या होता है, एफ आर टाउ। अच्छा, इसमें टाउ की डायरेक्शन किधर है, देखो आर इस तरफ है, एफ इस तरफ है, तो टॉर्क की डायरेक्शन बाहर की तरफ होंगी, आपकी तरफ। टॉर्क की डायरेक्शन बाहर है, हाँ याद रखना। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज है, टाउ इज इक्वल टू माइनस एल एम जी साइन थीटा। क्यों सर यहाँ पे माइनस साइन क्यों, तो बोल देते नहीं सर वो टाउ एंड थीटा आर अपोजिटली डायरेक्टेड। गलत, टाउ और थीटा अपोजिटली डायरेक्टेड नहीं है, थीटा तो इधर बढ़ रहा है। ये डायग्राम को बनाकर समझाऊं क्या, थीटा किधर बढ़ता है, ये रिजिड सपोर्ट है, थीटा तो इधर बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। जिधर जितना ज्यादा ब्लॉक उस तरफ जाएगा, जितना ज्यादा उस तरफ थीटा उतना बढ़ेगा। और टाउ की डायरेक्शन तो तुम्हारी तरफ बाहर है, तो अपोजिटली डायरेक्टेड कहां से हुए, टाउ एंड थीटा आर नॉट अपोजिटली डायरेक्टेड। तो माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन इसलिए है टाउ थीटा को रोकता है। टाउ जो है ना वो थीटा को रोकता है, इस ब्लॉक को पीछे खींचता है। टाउ उधर मत जाना, पीछे आ जाना, तो थीटा कम होगा। तो थीटा की वैल्यू को बढ़ाने से टाउ रोक रहा है। कौन रोक रहा है, टाउ थीटा की वैल्यू को बढ़ने से रोक रहा है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन है। यह है माइनस साइन का रास। ओके, हो गया माइनस साइन। अब बढ़ेंगे हम इसकी तरफ। यहां पर बुक में थीटा क्यों पुट किया, साइन क्यों निकाल दिया, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि भाई वो कहा जाता है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। नहीं, बिल्कुल नहीं। साइन थीटा, थीटा कब लिखा जाएगा, सुन लो। थीटा अगर 5 डिग्री है, मान लो 5 डिग्री, तो साइन ऑफ 5 क्या होगा, साइन ऑफ 5 डिग्री होता है 0.087। सर याद कर गया, हाँ बिल्कुल याद तो करना ही पड़ेगा। साइन ऑफ 5 डिग्री क्या होगा, 0.087। अच्छा सही बताओ, अगर किसी फॉर्मूले में मैं साइन ऑफ 5 की जगह सिर्फ 5 रख दूं, तो साइन ऑफ 5 कितना है और 5 कितना है, 5, कितना फर्क हो गया। तो क्या रख सकते हैं आप थीटा, नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक केस में थीटा डिग्री में नहीं पुट करना पड़ेगा, रेडियन में पुट करना पड़ेगा। हाँ समझ लो, देखो थीटा अगर डिग्री में 5 होता है तो साइन थीटा होता है 0.087, और थीटा होता है रेडियन में, थीटा होता है थीटा इन रेडियन। 5 डिग्री 5 डिग्री, देखो 5 डिग्री थीटा इन रेडियन। अगर आप 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो होता है 0.087, 0.087। समझ में आ रही बात। 5 डिग्री का एंगल था, उसको रेडियन में लिखे तो क्या मिला, 0.087। सॉरी। तो इसीलिए अब जो थीटा पुट किया जाएगा वो ओनली थीटा तो लिखा जाएगा, लेकिन वो रेडियन में रहेगा, वो डिग्री में अब नहीं रहेगा, है ना। तो अब साइन थीटा, साइन 5 डिग्री या रेडियन में थीटा रख दो, या रेडियन में थीटा, एक ही बात है। दोनों की वैल्यू आने वाली 0.087, इसकी भी 0.087। आपकी बुक में जाके देख लो, आप उसका चार्ट बनाया हुआ पूरा,
है ना, बता दिया चैट में कि भाई अगर थीटा पार्ट डिग्री है तो साइन ऑफ पार्ट डिग्री की वैल्यू इतनी आएगी, तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर, और साइन ना लिखा जाए, ओनली थीटा लिखा जाए, तो फिर हम इसमें गए रेडियन में। अच्छा, ये सब केस में नहीं होता, ये छोटे एंगल के लिए 10 तक 15 तक के एंगल के लिए केस है ये, आगे ऐसा नहीं होगा। आगे जो है तो साइन ऑफ 90 डिग्री की तरफ जाए आप, तो 90 को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो जो साइन 90 की वैल्यू आएगी वो रेडियन में वैल्यू नहीं आने वाली है। चलो इसको रफ कर देते हैं, अब हो गया डिटेल में, इससे ज़्यादा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा टाइम उसको जा रहा है फिर। तो यहाँ पर ओनली थीटा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली थीटा। तो अब डेरिवेशन और इधर की तरफ पुट कर दे, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल एम जी थीटा बाय आई, एम जी थीटा बाय आई। ओके, ये मिल गया आपको एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या मिल गया आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन, माइनस एल एम जी थीटा बाई, है ना। बुक में ऐसा लिखा अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा बाय आई, कोई बात नहीं, वो एक ही केस है, कैसे भी लिखो, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। अब हम टाइम पीरियड की तरफ बढ़ते, इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, है ना, ऑसिलेशन का, या सॉरी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम। हाँ, कॉन्सेंट्रेट करो। पहली वाली डायग्राम है, सब में थ्रेड सेम लेंथ की ली गई है, सब में थ्रेड सेम लेंथ की ली गई। अगर बनाने में ऊपर नीचे होगी तो आपने बता देना ए, अगर थ्रेड बनाने में ऊपर नीचे हो गए तो स्क्वायर बनाना है ना भाई आपको, ओ भाई स्क्वायर बनाना, स्क्वायर। बी, सी वाली डायग्राम, सी मान लो थ्रेड सेम है, मान लो सी, मान लो थ्रेड सेम है, मास से तो कुछ लेना देना है नहीं हमारा। डी, चलो ए बी सी डी, बताओ कौन से केस में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अगर लेंथ सिर्फ थ्रेड की लेंथ होती तो सबकी थ्रेड की लेंथ सेम है, लेकिन थ्रेड की लेंथ नहीं लेना है, लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस वहां से लेना है, कहां से गिनना है, सेंटर ऑफ मास है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, इसका सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ये थोड़ी थ्रेड छोटी बन गई ना, थ्रेड तो इसके लेवल में आनी चाहिए ना, यस। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, तो सबसे ज्यादा लेंथ किसके केस में आ रही है, ये वाले केस में, सबसे ज्यादा लेंथ इस वाले केस में। लेकिन ऐसा सिंपल पेंडुलम, बच्चे बोलेंगे सर ये कौन सा बनाया आपने पेंडुलम होता है। मान लो, मैं मान रहा हूं कि कोई एक मास हमने थ्रेड से ऐसे सस्पेंड किया गया, वो अलग बात है, फिर वो ऐसे रोटेट करेंगे, उसको बहुत छोटा मोशन देना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना सिंपल पेंडुलम के केस में, कि पेंडुलम को बहुत कम एंगल पे ऑसिलेट करना है। यहाँ से उठा के ऐसे ले जाके यहाँ से छोड़ा 90 एंगल से, फिर नहीं होने वाला, फिर वो किधर किधर ही चला जाएगा। पेंडुलम के केस में बहुत छोटा जो तो डिस्प्लेस करना है, 10 डिग्री 15 डिग्री तक बस करना है, उसमें लेना है मोशन। तो ये वाले केस में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि एल इसका सबसे ज़्यादा है। चलो रफ कर दूँ। दूसरा क्वेश्चन, अगर पेंडुलम को उठाकर यहाँ से मून पर लिया है, चांद पर लेकर चले जाए, कहाँ पर, चांद पर लेकर चले जाए, तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और चांद की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम जो है वो है 1/6 ऑफ जी ई। अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 6 गुना कम है, 1/6 है। तो बोला कि वहां पर टाइम पीरियड कितना होगा, वहां पर ऑप्शन है ए रूट ऑफ 3t, बी रूट ऑफ 3/2t, सी रूट ऑफ 3/4t, और डी रूट ऑफ 3/6t। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, सॉल्व करेंगे, 1 मिनट के लिए सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में ये बोला गया एक पेंडुलम यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा था, टाइम पीरियड था उसका यहाँ पर t, ये ज़मीन का टाइम पीरियड है t, उठाकर चांद पे लेकर चले गए तुम चांद पर, है ना, तुम्हारे को बोल दी घर वाली चलो चांद पे जाना है, चले गए, वहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है उसको, तो वहाँ टाइम पीरियड कितना रहेगा। चलो सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी डैश, ये टी डैश, टी मून पर है, चलो मैं m बना रहा हूँ सफिक्स में, मतलब टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑन मून 2 पाए, तो वहाँ भी कांस्टेंट रहेंगे, पाए चाहे वहाँ लो या यहाँ लो कांस्टेंट ही रहते हैं, है ना। रूट ऑफ लेंथ तो वहाँ भी उतनी रहेंगी, उसकी हमने लेंथ चेंज करने का बोलेंगे, डिवाइडेड बाय जी एम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून।
अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, हाँ तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हमने ऑप्शंस दूसरे क्वेश्चन के लिए थे, इसलिए मैं वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन के ऑप्शन वापस से लिखा है। मैं वापस से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पेंडुलम है, वो यहाँ पर ऑसिलेट करता है, तो यहाँ पर उसका टाइम पीरियड है अर्थ पर t, उसको ले जाकर मून पर ऑसिलेट कराओ तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड बाय √6, √6 से बढ़ जाएगा, डिक्रीज बाय √6, क्या √6 से कम होगा, इंक्रीज बाय 6 6 गुना बढ़ जाएगा, या डिक्रीज बाय 6 6 गुना कम हो जाएगा। अब पहले माइंड में तो सेट है बढ़ने ही वाला है 100%। देखो ऑसिलेशन जब होता है ना पेंडुलम का, तो पेंडुलम के ऑसिलेशन को रोकता कौन, ग्रेविटी, ग्रेविटी रोकती, उसके ऑसिलेशन को कम करती। अब वहाँ पर ग्रेविटी कम है, 1/6 है, यहाँ से 6 गुना कम है, तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड तो बढ़ जाएगा उसका। ओके, तो देखो Tm = 2π√L डिवाइडेड बाय Gm, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, और वो है 1/6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना आसान भाषा में, GE/6 है ना, तो वहाँ पे वैसे ही रखूँगा, तो Tm = हो जाएगा 2π√L डिवाइडेड बाय GE डिवाइडेड बाय 6। अब ये 6 का आ जाएगा L के पास, तो Tm = 2π√6L डिवाइडेड बाय G। अच्छा बच्चों गौर से देखो, क्या टाइम पीरियड 2π√L/G है, हाँ है, बिल्कुल है, 2π√L/G। इसमें रूट में 6 ऐड हुआ, रूट में 6 मतलब कि बढ़ने वाली है, क्या होने वाली है, इंक्रीज। क्या ऐड हुआ इसमें, मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, Tm = 2π√L/G इंटू √6, √6 से बढ़ गई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, √6 से बढ़ जाएगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, वो ऑप्शन थोड़े मैं दूसरे क्वेश्चन के दे दिया जो क्वेश्चन मैं अब सॉल्व कराने वाला था, लेकिन अब टाइम बहुत हो गया, ऑलरेडी 45 मिनट के ऊपर वीडियो हो चुका है। सो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।